वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा कोटेशन है, जिस प्रकार पतंग विपरीत हवा में ऊपर उठती है उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द लेक्चर फर्स्ट ऑफ चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, अनीश जंग। वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लिसिट ट्रांसलेशन इन हिंदी। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ। तो देखिए हमारे आज के चैप्टर का नाम, जैसा कि हम पिछली स्लाइड पे जान चुके हैं, लॉस्ट स्प्रिंग है और इसके राइटर हैं अनीश जंग। अनीश जंग इसके राइटर हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ या छिना हुआ, जो छिन गया हो। तो खोया हुआ तो हम जानते ही हैं। तो स्प्रिंग के 3 मीनिंग हमारे पास होते हैं। पहला मीनिंग है वसंत ऋतु, जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा मीनिंग होता है कमानी, जो लचक देती है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। और तीसरा होता है पानी का स्रोत, पानी का स्रोत। और उर्दू में कहते हैं मौसम बहारां, या मौसम बहार, या मौसम बहारां। तो बात यह है कि जो हमारा ये बच्चा, जिसका नाम लेसन में साहिब आलम आया है, इस बच्चे का गरीबी की वजह से गुजारे की खातिर बचपन यानी उसके बहार का मौसम छिन जाता है, खो जाता है। इसलिए लेखिका ने इस लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा है। स्टोलन का मतलब है चुरा लिया गया, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर छिना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, छिना हुआ या चुराया हुआ। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में बुक के अंदर यहाँ पर स्मॉल ए इस्तेमाल हुआ है। मैंने जानबूझ करके यहाँ पर कैपिटल ए लगाया, धोखे से नहीं, क्योंकि जब ये टाइटल है तो टाइटल केस यहाँ पर लगना चाहिए था। अब चलते हैं हम लेखिका की तरफ, अनीश जंग। अनीस, पहले मुझे लग रहा है कि हमारे ज़्यादातर देखने वालों को अनीस का मीनिंग ही पता नहीं होगा, तो मैं लगे हाथों अनीस का मीनिंग भी बताता चलूं। अनीस का मीनिंग होता है, ये उर्दू में मैंने अनीस लिखा है, अटैच्ड या क्लोज, बंद वाला क्लोज नहीं, जिसे लगाव वाला क्लोज, उन्स रखने वाला या वाली, यानी मिलनसार, यानी जो आदमियों से मिलता जुलता रहता है उसको उर्दू में कहते हैं अनीस। तो अनीश जंग 1944 या 1944, मैंने यहाँ पर लिखा है रियल ईयर ऑफ बर्थ इज 1944 नॉट 1964। यहाँ पर देखिए बुक के अंदर 64 छपा है, जबकि रियल डेट ऑफ ईयर या ईयर ऑफ डेट जो है वो 44 है। तो अनीश जंग वाज बोर्न, पैदा हुई थी इन राउरकेला। राउरकेला देखिए हमारे उड़ीसा स्टेट का एक बहुत मशहूर शहर है। तो उड़ीसा राउरकेला में पैदा हुई थी। एंड स्पेंट, और गुजारा, हर चाइल्डहुड, अपना बचपन, एंड एडोलेसेंस, और तरुणावस्था, द एज बिटवीन 13 to 17 ईयर्स, या 13 से 17 साल की एज को तरुणावस्था कहते हैं। तो अपनी ये किशोरावस्था गुजारी इन हैदराबाद में। हैदराबाद आप जानते हैं कि तेलंगाना की राजधानी का नाम है। शी रिसीव्ड, उन्होंने हासिल की हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा इन हैदराबाद में, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र के अंदर। और चलो लगे हाथों ये भी बताता चलूँ कि संयुक्त राष्ट्र में मिशिगन एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, बहुत मशहूर, बड़ी फेमस। वहाँ से इन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है। तो वहाँ से शिक्षा पाई। हर पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा, और चूँकि
मम्मी पापा, यहाँ मैं वालदेन कह दूँ तो बुरा नहीं होगा, उनके मम्मी पापा यानी उनके वालदेन वर बोथ राइटर्स, दोनों के दोनों लेखक थे। अनीस जंग ने शुरू किया हर करियर, अपना प्रोफेशनल जीवन या अपना व्यावसायिक जीवन, अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की एज ए राइटर, लेखिका के रूप में या लेखक के रूप में इन इंडिया, भारत में। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हम अभी जान रहे थे कि लेखिका या लेखक अनीस जंग राउरकेला में पैदा हुई। तो मैं आपको राउरकेला कहाँ पर है ये सही करके समझा देता हूँ। देखिए, ये रहा हमारा उड़ीसा स्टेट, ये हमारा इंडिया का मैप है, और ये रहा हमारा उड़ीसा, और यहाँ पर इस जगह पर राउरकेला है। मुझे लग रहा है कि आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं अगले पेज पर बड़े मानचित्र के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। और ये रहा हमारा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा उड़ीसा का मैप, उड़ीसा की बाउंड्री, यहाँ पर बाउंड्री ये आ चुकी है। ये रहा राउरकेला, इसको उठाकर एज इट इज़ यहाँ ले आते हैं, ये रहा राउरकेला, ठीक है कि नहीं। तो राउरकेला यहाँ पर है उड़ीसा के अंदर, और तेलंगाना ये रहा हमारे पास। तेलंगाना का हैदराबाद हमने बताया ही था आपको, ये रहा हैदराबाद। कंप्यूटर जी ज़रा हमें उड़ीसा की बाउंड्री लगा कर दिखाइए। चलिए, मान गए, बाउंड्री लग रही है, उड़ीसा की बाउंड्री लग चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तेलंगाना आ चुका है। तेलंगाना को हम की बाउंड्री को आपको फिर और सही करके समझाता हूँ। वैसे दिखाई दे रहा है, अच्छा लगेगा, लेकिन आपको बस ये है कि हमें बाउंड्री इस बड़े मानचित्र पर अच्छी तरह से दिखाई दे रही है ये, लेकिन फिर भी कंप्यूटर जी ज़रा हमें इसकी बाउंड्री लगा करके दिखाइए। ये आ चुकी है बाउंड्री। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। शी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक संपादक रही हैं। अखबार या जो मैगज़ीन होती है, जो उसकी जो न्यूज़ को या आर्टिकल्स को जो फाइनलाइज करता है, अंतिम रूप देता है, उसमें कमी बढ़ती को ठीक करता है, कम है तो वर्ड लिमिट ठीक करता है, ग्रामर की गलती है तो उसे भी ठीक करता है। इन सारे काम करने वालों को एडिटर कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं संपादक, और उर्दू में कहा जाता है मुदीर। मैंने उर्दू में मुदीर भी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो वर्ड हैं, जो हमारे उर्दू जानने वाले बच्चों को आने चाहिए। बस मैं वही बता करके चलता हूँ, वरना हर वर्ड की उर्दू आती है। तो मुदीर, तो वो मुदीर या संपादक रही हैं, एंड कॉलमिस्ट, और स्तंभकार रही हैं। अगले पेज पर, अगली स्लाइड पर सही करके समझाऊंगा कि कॉलमिस्ट क्या होता है। यानी अखबार में जो कॉलम इस तरह से कॉलम छपा रहते हैं बारीक, उसको भी कॉलम कहते हैं, और आगे डिटेल में सही करके बताऊंगा। तो एक स्तंभकार थी फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, या रही बड़े समाचार पत्रों की इन इंडिया, भारत में, एंड एब्रॉड, और विदेश में, बाहर मुल्कों में भी वो एडिटर रही। एंड हैज़ ऑथर्ड, और लिखी सेवरल बुक्स, कई सारी किताबें। द फॉलोइंग, निम्नांकित, इज एन एक्सेप्ट, एक जिसे हम हिंदी में अंश भी कहते हैं, या उद्धरण, मैंने वर्ड यहाँ पर लिखा है, उर्दू में कहते हैं इक़्तबास। जो हमारा टेक्स्ट का, प्रोज या पोएट्री का जो पीस हम बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्ट। प्यारा वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है। ये तो सारे का सारा जो है लेसन है, ये उनकी जो एक पूरी की पूरी बुक है लॉस स्प्रिंग नाम की, उससे लिया हुआ एक एक्सर्ट है, ठीक है कि नहीं। फ्रॉम हर बुक, उनकी बुक से टाइटल लॉस स्प्रिंग आ चुका, जो मैं पहले ही कह चुका।
उस पूरी किताब का ही नाम लॉस स्प्रिंग है, उससे बाहर निकाल लिया इम्पोर्टेंट जो मैटर है उसका, फिर एक लेसन बना दिया, उसका नाम लॉस स्प्रिंग रख दिया। तो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी चुराए हुए बचपन की कहानियाँ, हियर शी एनालाइजेज, यहाँ पर वो विश्लेषण करती हैं। एनालाइज विश्लेषण करना, उर्दू का शुद्ध उर्दू या प्योर उर्दू का वर्ड होता है तज्जिया करना। तो वो विश्लेषण करती हैं। विश्लेषण क्या होता है? एक एक बात को समझा करके डिटेल से बताना, सारे आंकड़े वगैरह उसके समझाते चलना, सारी बातें बता के चलने को हम विश्लेषण करना कहते हैं। तो वो विश्लेषण करती हैं। द ग्राइंडिंग, पीस देने वाली, ग्राइंड पीसना, जैसे चक्की में हम आटा पिसवाते हैं, पिसता है, तो वही वर्ड है ये ग्राइंड। तो ग्राइंडिंग पॉवर्टी, गरीबी यानी पीस देने वाली गरीबी। कुछ लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि वो उनकी लाइफ पिस जाती है। एक चीज़ लगे हाथों यहाँ बता दूँ, हमारे पास ग्राइंड वर्ड है। ग्राइंड का मुझे लग रहा है कि ग्राइंड की सेकंड फॉर्म बहुत कम बच्चों को आती होगी। तो ग्राइंड की सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, और ये हमारी ग्राउंड धरती आप जानते ही हो पहले से। तो बस अगर वर्ड धरती में नहीं निकल रहा तो फिर पिसा हुआ में निकलेगा। जैसे मैं कल ही देख रहा था एक बीच बाजार में एवरेस्ट कंपनी का जो मिर्च थी पिसी, उस पर लिखा था ग्राउंड चिली। तो ग्राउंड पिसा हुआ। दो पीस देने वाली गरीबी का विश्लेषण करती हैं एंड ट्रेडिशंस, और परंपराओं का विश्लेषण करती हैं। विच, जो कंडम दीज चिल्ड्रन, जो बर्बाद कर देती हैं इन बच्चों के जीवन को टू ए लाइफ एक्सप्लॉयटेशन, और शोषण की हद तक बर्बाद कर देती हैं कि उनका तबाह कर देती है ज़िंदगी। यहाँ पर देखिए मैंने कंडम का मीनिंग भर्त्सना करना, मजम्मत करना, सारे के सारे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने वो अर्थ भी बताए हैं कंडम के जो डिक्शनरी में नहीं मिलते। और मुझे डिक्शनरी के राइटर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ इनको शामिल कर लीजिए, जो आप लिख देंगे वो चल पड़ेगा, ठीक है। तो कंडम, नलीफाई, नकारा बना देना, कहीं का नहीं छोड़ना, बात काटना, बर्बाद करना। बात काटने के सेंस में तो बहुत बार कंडम इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसको बढ़िया करके ट्रांसलेट नहीं कर पाते, क्योंकि बात काटना डिक्शनरीज में लिखा हुआ नहीं है। तो अब आपको मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है कि अब क्या हुआ कि दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ एक्सप्लॉयटेशन, के शोषण की हद तक उनको बर्बाद कर देती हैं। यानी गरीबी 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 जो है, पीस देने वाली गरीबी। और एक्सप्लॉयटेशन हमने लिखा शोषण, और यहाँ पर हमने उर्दू में लिखा है इस्तेहसाल। प्यारा वर्ड है उर्दू का और पढ़ने में कम आता है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि साथ साथ उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनका भी पता होता चलना चाहिए। देखिए कॉलम की बात हो रही थी, ये हमारा देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स का फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है, और चलिए हाँ पेज दिखाई दे रहा है। तो इन जनरल हम ये समझते हैं, या रीडर्स या समझते हैं आमतौर पर कि ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये सब कॉलम है। लेकिन जब हम राइटर की बात या जर्नलिस्ट की बात या ख़ास तौर से कॉलमिस्ट की बात करते हैं, तो कॉलम हम सारे को कहते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा ही कॉलम है। क्यों कि मान लीजिए एक कॉलमिस्ट या स्तंभकार, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कालम निगार, वो रेगुलरली लिखता है, चाहे वो इंटरवल कितना भी लिखता हो अपने आर्टिकल्स के लिखने में या पब्लिश कराने में। जैसे मान लीजिए कोई अपनी रेसिपीज़ को समझाता है, आज उसने चार्ट बनानी सिखाई तो हेडिंग चार्ट बनाना होगा, कल उसने कुछ और समझाएंगे वो, परसों को कुछ और समझाएंगे, तो हेडिंग तो आएगा ना यहाँ पर। तो इसलिए ये हेडिंग भी इंक्लूड होता है कॉलम के अंदर, कॉलमिस्ट के सेंस में, ठीक है कि नहीं। हाँ देखिए, चलिए मैं इसकी बाउंड्री लगा देता हूँ। वैक्सीन डिप्लोमेसी, यहाँ पर बाउंड्री लग चुकी है, पूरा का पूरा ही कॉलम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
हमारी बुक में ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको मुझे समझाना है। लुकिंग फॉर पहली वीडियो में आ चुका है, तलाश करना। दूसरा हमारे पास स्लॉग, ये सब आपको मालूम है। स्लॉग मीन्स कड़ी मेहनत, और हमने लिखा है यहाँ पर टॉयल यानी कड़ी मेहनत। बड़ी मेहनत भी कहते हैं, बड़ी मेहनत कर रहा आजकल वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। स्लॉग द डे लाइट आवर्स यानी दिन में पूरे दिन बड़ी मेहनत वो करता था वो बच्चा साहिब आलम। रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर की छत यानी छत का ऊपरी हिस्सा रूफ, और निचला हिस्सा जैसे ये यहाँ पर सीलिंग फैन लग रहा है उसको कहते हैं सीलिंग फैन। ये पहले लेसन में भी आ चुका है, ये वर्ड मैंने समझाया था। परपीचुअल, कांस्टेंट या कंटिन्यूअस, लगातार। और अब हमारे पास आ गया डार्क हटमेंट्स या अंधेरी झोपड़ियाँ, अंधेरी झुग्गियाँ। तो हट झोपड़ी आप जानते हो, मेंट और लगा दिया या मेंट्स कह लो, तो इससे घबराना नहीं, वही होती है। हटमेंट्स भी झुग्गियाँ या झोपड़ियाँ ही होती हैं। और इसके बाद हमारा वर्ड है इम्पोज, मानी लागू करना, थामना या थोपने के लिए इस्तेमाल यहाँ पर हुआ, लादने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इम्पोज द बैगेज, बैगेज लाद दिया ऑन द चाइल्ड, चाइल्ड पर, बच्चे पर बैगेज या सामान लाद दिया। यहाँ सारे के सारे वर्ड मैंने दे रखे, परफ्यूम, कांस्टेंट, लगातार, निरंतर, सतत, सब चीज़। और हटमेंट, झुग्गीज, थैचर्ड शेल्टर्स, झुग्गी या झोंपड़ी। और देखिए मैंने इम्पोज का मीनिंग सारे जानते हैं, ब्रॉट इनटू फोर्स, लागू करना, इफेक्ट या इफेक्ट प्रभावी बनाना, ये सब जानते हैं। लाद दिया का मीनिंग यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने उसको लाद दिया भी लिखा है, लागू किया। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड अ रुपी, आई आया है, आई स्टैंड्स हियर फॉर साहिब आलम या साहिब, कि ये उस बच्चे के लिए आया है। मैं पा लेता हूँ या मुझे मिल जाता है ए रुपी, 1 रुपया, इन द गार्बेज, कूड़े के अंदर या कचरे के अंदर कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। बुक में यहाँ पर आर कैपिटल दिया है, मैंने जानबूझ करके आर को छोटा लिखा है, टाइप किया है, और छोटा होना ही चाहिए था। कि मुझे कचरे में रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। आई आस, मैं पूछती हूँ। अब यहाँ पर आई है अनीस जंग, लेखिका या लेखक। तो आई मैं पूछती हूँ, साहब, साहब से, उस बच्चे का नाम साहब था। मैं पूछती हूँ साहब से, वोम, जिससे आई एनकाउंटर, मेरा सामना होता है। मेरा सामना, एनकाउंटर सामना होना या टकराव होना, तो सामना होता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, यानी वो बच्चा हर रोज़, उस बच्चे से मेरा हर रोज़ सुबह सुबह सामना होता है। तो मैं उस बच्चे से पूछती थी, मैंने क्या था कि आप ये क्यों करते हो, यानी कचरे के अंदर ये इस तरह का कचरे वाला काम या रैग पिकिंग या कूड़ा चुनने का काम क्यों करते हो, कूड़ा बीनने का काम क्यों करते हो। स्क्राउंजिंग, तो वो बच्चा मुझे रोज़ सुबह सुबह मिलता था, और कूड़े में एक एक चीज़ की बड़े ध्यान से छटनी या छटाई करने को स्क्राउंजिंग कहते हैं। इसलिए कि इस तलाश में रहता था कि कहीं इसी में तो नहीं गोल्ड है, कहीं इसमें गोल्ड निकला है, इसमें निकला है, इसमें तो नहीं है। इतनी बारीकी के साथ छटाई करने को स्क्राउंज कहते हैं। तो वो बच्चा क्या कर रहा, मॉर्निंग को स्क्राउंजिंग, छटाई कर रहा होता था फॉर गोल्ड, सोने के लिए। अब गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो गरीब तो ये चाहता कि मैं बहुत जल्दी से रईस बन जाऊं, अमीर हो जाऊं, मेरा खर्च चले, इसलिए गोल्ड का वर्ड ऑथर ने इस्तेमाल किया है। तो फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, कचरे के अंदर, गार्बेज डंप्स यानी कचरे के ढेरों में। डंप ढेर को कहते हैं, डंप मानी पाटना। दिल्ली वाले बहुत सारे बच्चों ने अब देखा होगा कि ट्रक टाइप एक गाड़ी होती है ओपन, और मिट्टी को भर के ले जाती है या कचरे को भर के ले जाती है, वो डंप करती है। डंप मानी पाटना या आटना, तो उसी से डंपर भी बना है। तो वो कचरे के ढेरों में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। तो
अब कुल मिलाकर के मैं एक दफ़ा फिर समझा करके बता देता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हो। ये मैं पूछती हूँ साहब से, जो रोज़ सुबह सुबह मुझे, जिससे मेरा रोज़ सुबह सुबह सामना होता है और वो छटाई या छटनी कर रहा होता है कचरे की, सोने की तलाश में, कचरे के ढेरों में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहब लेफ्ट हिज होम, साहब ने छोड़ दिया था, लीव लेफ्ट, लेफ्ट साहब ने छोड़ दिया था, हिज होम अपना घर, लॉन्ग एगो बहुत पहले, सेट एमिस्ट, और वो घर बसा हुआ था। सेट आप जानते हैं सारे के सारे, सेट एमिस का मतलब दरमियान, एमिस दरमियान, तो बसा था घर या आबाद था। द ग्रीन फील्ड्स, कहाँ पर, दरमियान, कहाँ पर, हरे भरे खेतों में वो घर आबाद था या बसा हुआ था या खड़ा हुआ था, बसा हुआ कह लो, ऑफ ढाका, ढाका के। आप जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो ढाका में जो हरियाली का इलाका था, हरे भरा इलाका था या हरे भरे खेत खलियान थे, वहाँ पर हमारा घर था, उस हरियाली के दरमियान। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और कहा जा रहा है कि उसका जो घर है उसकी याद दूर की बात नहीं है, उसकी याद दूर की बात नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, यहां पर इसको मैं सही करके समझाता हूं, कई तूफान आए, मैनी कई स्टॉर्म्स तूफान, और वर आए। आप कई बच्चे या व्यूअर्स सोच रहे होंगे वर का मीनिंग तो था होता है कि नहीं। देखिए बता दो, बी है हमारा सॉलिड रूप होता है बी होने का, तो बी के फॉर्म्स होते हैं। इज़ का मीनिंग होता है या होता है, वाज था या हुआ या होता था, और वर का मतलब थे या होते थे या हुए या आए, यहाँ पर मीनिंग लगेगा आए। तो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, कई तूफान आए, दैट जो, स्वेप्ट अवे, सफाया कर गए। स्वीप की पास्ट फॉर्म स्वेप्ट है और स्वीप से ही स्वीपर बना है। अब आप समझ गए होंगे कि वो तूफान सफाया कर गए देयर फील्ड्स, उनके खेतों का, एंड होम्स, और घरों का। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसको यानी साहब को उसकी माँ या मम्मी बताती है। दैट्स भाई, इस वजह से दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, काय को, ढाके को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर, तलाश में, गोल्ड, सोने की, इन द बिग सिटी, के कहीं बड़े शहर में चले जाएं, यानी छोड़ दिया और वो दिल्ली आ गए। दिल्ली के भी सीमापुरी के इलाके में, सीमापुरी में आ गए। वियर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो रहता है। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि इंदिरा गांधी जी का ज़माना था, उन्होंने सीमापुरी को आबाद किया था, और ये ईस्ट और नॉर्थ मिक्स डायरेक्शन पर सीमापुरी है। वहाँ पर उस ज़माने में एक दो बार गुजरा हूँ, जब नया नया आबाद हुआ था तो बड़ा डर लगता था, और चूँकि सीमा पर था, यूपी से लगी हुई सीमा पर था, इसलिए उसका नाम सीमापुरी रख दिया गया। ठीक है, रखा था इंदिरा जी ने। और सीमा के लिए हमारे पास आगे लेसन में एक वर्ड आएगा पेरीफेरी, उसको ध्यान रखिएगा। पेरीफेरी, PERI, पेरीफेरी, सीमा। तो यहाँ तक हमारा कवर हो चुका है। अब चलते हैं हम आगे। ढाका की बात हुई थी, ये हमारा ढाका का मैप है, देख लीजिएगा। यहाँ इधर भी इंडिया है, ये वेस्ट बंगाल है, इधर तमाम मेघालय, त्रिपुरा वगैरह हैं। ये हमारी ढाका, ये रहा ढाका, उसकी राजधानी बांग्लादेश की। देखिए ढाका को मैंने और थोड़ा सा हाईलाइट मैंने कर दिया है, ढाका ये रहा। जितना हमने अब तक पढ़ा है उस इंफॉर्मेशन पर हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर, साहब क्या देख रहा है इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेरों में।
वेयर इज़ ही वो कहाँ से आया है, एंड वेयर इज़ ही वो कहाँ पर है, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम और वो कहाँ से आया है। सो साहब इज़ लुकिंग, साहब लुकिंग फॉर, साहब आया है यानी साहब ढूंढ रहा है गोल्ड। साहब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड, साहब सोना ढूंढ रहा है इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेरों में। ही इज़ इन द नेबरहुड, वो पड़ोस में है। ऑफ द ऑथर, लेखक की या लेखिका के पड़ोस में। साहब हैज़ कम, साहब आया है फ्रॉम ढाका, ढाका से यानी बांग्लादेश, बांग्लादेश से। ही केम, वो आया विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। इन 1971, 1971 में। हिज हाउस, उसका घर। वाज सेट एमिस्ट, आबाद था या था। द ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों में। ऑफ ढाका, ढाका के। स्टॉर्म्स, तूफानों ने। स्वेप्ट अवे, सफाया कर दिया। देयर फील्ड्स, उनके खेतों का। एंड होम्स, और घरों का। सो दे लेफ्ट ढाका, इसलिए उन्होंने ढाका छोड़ दिया। फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आंसर, क्या उत्तर डज साहब गिव, देता है। व्हेन अनीस जंग, जब अनीस जंग। आस्क सिम, उससे पूछती है। वाई, क्यों। डू यू डू दिस, ऐसा करते हो यानी आप रेग पिकिंग क्यों करते हो। इस सवाल के पूछने पर वो जवाब देता है। विद हर क्वेश्चन, अपने प्रश्न से। अनीस जंग वांट्स टू आस्क, अनीस जंग पूछना चाहती हैं साहब से। एज वाई डज ही डू रैग पिकिंग, कि वो ये कचरा क्यों चुनता है, कचरा क्यों बीनता है। एंड डू स्क्राउंजिंग, और इसकी छटनी क्यों करता है। इन द डम्प्स ऑफ गार्बेज, यानी डम्प्स ढेरों में। ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेरों में। इन रिप्लाई, जवाब में साहब से साहब कहता है दैट दे आर एक्सट्रीमली पुअर, कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, नितांत गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं। पुअर, एंड दे हैव शिफ्टेड, और उन्होंने शिफ्ट किया है या वो आए हैं फ्रॉम ढाका, ढाका से। बिकॉज, क्योंकि स्टॉर्म्स, तूफानों ने। स्वेप्ट अवे, सफाया कर दिया। देयर होम्स, उनके घरों का। एंड फील्ड्स, और खेतों का। इन ऑर्डर टू मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारे के लिए, गुजारा करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए। यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है टू मेक बोथ एंड्स मीट। जैसे हमारे पास हमारी आमदनी का एक सिरा, दूसरा छोर खर्चे का या खर्च का। आमदनी, इनकम, खर्च, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। तो अब इन दोनों छोरों को मिलाने के लिए या इसको काम चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए हमारा इडियम बन गया टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी गुजारा करना, खर्च चलाना। अब एक बात ध्यान में यहाँ पर रखेंगे कि मैंने एक्सपेंस में इस ई को रेड किया है। इस एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंडिचर या खर्च, और अगर यहाँ पर ए होता तो उसका मीनिंग हो जाता फैलाओ। क्या होता है? फैलाओ, एक्सपेंशन। एक्सट्रीमली का मीनिंग यहां पर हमने दिया है अत्यंत, नितांत, उर्दू में लिखा निहायत या इंतहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन ऑथरस सेइंग, लेखिका के कहने पर। तो एक बात तो मैंने जानबूझ करके यहाँ पर ऑथरस लिखा है कि अगर आप ऑथरस लिखेंगे कोई नहीं काटेगा, लेखिका है तो। लेकिन अगर ऑथर भी लिख देंगे जैसे पहले आ चुका है तो कोई गलती नहीं है, होगी, मानी जाएगी। दिल्ली के जितने भी हमारे जो लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके सेमिनार्स में ये बात तय हो चुकी, चाहे कोई ऑथर लिखे या ऑथरस लिखे या पोएट लिखे या पोएटेस लिखे तो मान्य होगा। तो
ऑन ऑथर इज सेइंग, लेखिका के कहने पर गो टू स्कूल के स्कूल जाइए। व्हाट रिप्लाई, क्या जवाब डज साहिब गिव, साहिब देता है। ऑन ऑथर इज सेइंग, लेखिका के कहने पर गो टू स्कूल, स्कूल जाइए या स्कूल जाओ। साहिब सेज, साहिब कहता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, के मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। देखिए यहाँ पर यू लगा हुआ है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है और अमेरिकन स्पेलिंग में यू नहीं होता। तो कई बार ज़्यादातर लैंग्वेज हमारे लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे अमेरिकन सेट होती है, तो वो ज़बरदस्ती विदाउट यू स्पेलिंग नेबर की फेंक देता है, तो इसका ध्यान रखिएगा आगे। तो क्योंकि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई बना लेगा, जब वे बना लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, जब कोई बना लेगा आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ और नहीं है। अभी कहा था लेखिका ने कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तो अब और फर्दर एक जवाब ये आ रहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके रैग पिकिंग के अलावा, हमारे पास पैसा ही नहीं इतना कि हम कोई काम शुरू कर दें, कि आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ और नहीं है। एल्स का मीनिंग यहाँ पर दिया है, बहुत सारे बच्चे हमारे जानते होंगे, अदर, अन्य, और, यानी और, कोई और कोई और कोई। तो मेरे पास कुछ है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, के करने के लिए कुछ और ही नहीं है। ही मैटर्स, वो बुदबुदाता है या बड़बड़ा देता है, बड़बड़ाता है। स्पष्ट, या जो आवाज़ साफ नहीं होती, इस तरह से बोलने को, यानी आवाज़ साफ आवाज़ में ना बोलने को मटर्स कहते हैं, बड़बड़ाना या बुदबुदाना। हमने लिखा है बुदबुदाना, स्पष्ट बोलना, बड़बड़ाना। तो वो कम आवाज़ में कहता है। लुकिंग अवे, एक तरफ को देखते हुए, यानी नज़र ना मिलाते हुए लेखिका से, कि वो कहता है गो टू स्कूल, स्कूल जाइए। आई से ग्लिबली, कि मैं कहती हूँ, बेइख्तियार, एकदम से कहती हूँ मैं। रियलाइजिंग, महसूस करते हुए। इमीडिएटली, तुरंत। हाउ होलो, कि कितनी खोखली, होली मीन्स नॉट सॉलिड, कि कितनी खोखली। द एडवाइस, सलाह, ओपिनियन मस्ट साउंड, लगेगी या उसकी आवाज़ होगी। यानी मुझे पता था कि मैं कहता हूँ स्कूल क्यों नहीं जाते, है नहीं, और मुझे लग रहा था कि मेरी जो सलाह है वो खोखली है, और पहले बात भी आ चुकी कि कोई बना लेगा तो मैं चला जाऊंगा, ये बात साहब ने कही ही थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, डायरेक्ट स्पीच है। देयर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो बना लेंगे, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है क्या नहीं? इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल शुरू कर दूं, चालू कर दूं, विल यू कम, तो क्या आप आएंगे? आई आस्क, मैं पूछती हूं। हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए, हाफ आधा होता है आप जानते हो, तो थोड़ा मजाक करते हुए कहती हूं कि अगर मैं स्कूल चालू कर दूं, एक स्कूल खोल लूं, तो क्या आप आ जाओगे? यस, हाँ आऊँगा। ही सेज, वो कहता है, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। ब्रॉडली, सीना चौड़ा करके कहता है कि हाँ मैं आऊँगा। ब्रॉड, चौड़े को आप जानते हो कि मैं आऊँगा।
अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम, मैं मिलती हूँ उससे, रनिंग, दौड़ते हुए, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ को, यानी कुछ दिनों बाद मैं जब देखती हूँ तो मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, डायरेक्ट स्पीच है। देखिए बच्चे का सवाल है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि अब बच्चा फौरन पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैं कहती हूं कि इट टेक्स लॉन्गर, वक्त लगता है, टाइम लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, मैं कहती हूँ, मेरा जवाब ये है। और आई से मैं कहती हूँ एम्बेरास्ड, शर्मिंदा होकर, शर्मिंदगी के साथ मैं कहती हूँ, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि मैंने वचन दिया था, प्रॉमिस किया था, दैट वाज नॉट मेंट, जिसका कोई मतलब नहीं रह गया था, बट प्रोमिसेस, लेकिन वचन, लाइक माइन, मेरे जैसी वादे, मेरे जैसे वचन, मेरे जैसी प्रोमिसेस, ये वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, यानी ये कहा गया बट प्रोमिसेस, लेकिन वादे, लाइक माइन, मेरे जैसे, अबाउंड इन, अबाउंड का मतलब है भरा हुआ होना, तो ऐसे वादों से उसका जीवन भरा हुआ था। जो प्रोमिसेस थे ना, जो मैंने की थे ना, मेरी जैसे वादों से अबाउंड इन, भरा हुआ था साहिब, एवरी कॉर्नर, हर कोना, ऑफ हिज, ब्लीक का मतलब है सूना या उजाड़, वर्ल्ड, व उसके संसार में, या उसका जो उजड़ा हुआ संसार या सूना सा संसार था, उजड़ा हुआ संसार, गुर्बत या गरीबी की वजह से, तो उसके तो संसार के हर कोने के अंदर ये वादे भरे पड़े थे। यानी कितने लोग उससे वादा करते होंगे स्कूल भेजने का, पढ़ाने का, आदि आदि, लेकिन बस वादे ही वादे, वादे बन के रहते गए अभी तक। ब्लीक, डेजोलेट, deserted Suna. See you again in the next video. Bye bye.